हेलो दोस्तों, मैं हूं विजय गुज्जर और आज हम बात करने वाले हैं हमारे चैप्टर जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। तो इसमें केवल हम जनन की बात करेंगे। जो भी जीव है उनका एक लक्षण है, जो भी सजीव होगा वो जनन जरूर करेगा, ठीक है ना। इसमें हम जनन के बारे में शुरू करते हैं, तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारा जनन। तो जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करता है। मतलब जनन का मतलब है कि कोई भी सजीव जो है अपने जैसा एक जीव उत्पन्न करेगा। जैसे कोई मानव है तो उसका बच्चा जो है मानव ही होगा। ऐसे नहीं है कि कोई मानव ने जो है भैंस के बच्चे को जन्म दे दिया, ऐसा नहीं होगा। गाय है तो गाय के बच्चे को ही जन्म देगी, ठीक है ना। तो यह पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अब सजीव जनन क्यों करते हैं? ताकि यदि कोई जीव मर जाए तो उसके पीछे उसका संतति रहे और उसका जाति का अस्तित्व बना रहे। ओके। फिर एक कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए यानी डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल के अणुओं में आनुवंशिक गुण होते हैं। जो कोशिका का केंद्रक होता है उस केंद्रक में के गुणसूत्र होते हैं और गुणसूत्र में डीएनए होते हैं और वो डीएनए जो है एक जनक से जो है संतति में आनुवंशिक गुणों का जो है स्थानांतरण करते हैं, ठीक है। और जो मैं ये नोट्स बना रखे हैं वो नोट्स आपको अपनी कॉपी में उतार लेना है। ये बहुत ही सटीक नोट्स है, इससे आपकी तैयारी एकदम अच्छे से होगी। ओके। और तीसरा पॉइंट है डीएनए प्रतिकृति बनाता है। मतलब डीएनए अपनी फोटोकॉपी बनाता है तथा नई कोशिकाएं बनाता है। इससे कोशिकाओं में विभिन्नता उत्पन्न होती है। ये नई कोशिकाएं एक समान है परंतु समरूप नहीं है, ठीक है। अब डीएनए क्या करता है? अपनी फोटोकॉपी बनाता है और उन फोटोकॉपियों से जो है नई कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं और उन नई कोशिकाओं से जो है एकदम नई विभिन्नताएं आती हैं। और ये विभिन्नताएं जो होगी एक दूसरे से समान होगी, नई कोशिकाओं से एकदम समान होगी, लेकिन एकदम सेम नहीं होगी, ठीक है। अब आता है विभिन्नता का महत्व कि जो जीवों में विभिन्नताएं आती है उनका क्या महत्व है। तो सबसे पहला महत्व है कि लंबे समय तक प्रजाति की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी है। मतलब यदि जीव जितने ज़्यादा अलग अलग विभिन्नताएं जीवों में उत्पन्न होगी वो उनकी स्टेबिलिटी उतनी ही बढ़ जाएगी। जैसे ये कोई तालाब है, उसमें कुछ मछलियाँ रह रही है, वो एकदम ठंडे पानी में उनको अधिक अनुकूलित है। वो यदि किसी कारणवश वहाँ का तापमान एकदम ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो सारी मछलियाँ मर जाएगी, इससे वो मछलियों की जाति खत्म हो जाएगी, ठीक है। और अगर उन मछलियों में एक ऐसी विभिन्नता उत्पन्न हो जाती है जिससे किसी मछली में जो है ताप को सहने की क्षमता उत्पन्न हो जाए, ठीक है, तो यदि बहुत अधिक ताप बढ़ भी जाएगा ना तो कुछ मछलियाँ मर जाएगी और ऐसी मछली जो ताप को सहन कर सकती है वो बच जाएगी और उस जाति का अस्तित्व बना रहेगा, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा महत्व है विभिन्नता का। दूसरा महत्व है जैव विकास का आधार। मतलब विभिन्नताएं उत्पन्न होने से जो है जीवों का विकास भी होता है। ओके। अब देखते हैं प्रजनन के प्रकार कौन कौन से हैं कि किन किन विधियों से जनन होता है। तो दो विधियाँ है जनन की। पहली विधि है अलैंगिक जनन और दूसरी विधि है लैंगिक जनन। अब क्या है अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, उसके बारे में देखते हैं। तो अलैंगिक जनन की बात करें तो इसमें एकल जीव नए जीव उत्पन्न करता है। मतलब केवल एक जीव ही जो है अपना बच्चा पैदा कर लेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है। मानव में क्या होता है, एक नर और एक मादा जो है आपस में क्रिया करते हैं और जो है नए जीव की उत्पत्ति करते हैं, एक संतान की उत्पत्ति करते हैं। लेकिन अलैंगिक जनन में जो है केवल एक जीव ही जो है अपनी संतान उत्पन्न कर देता है। वो कैसे करता है हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट है युग्मकों का निर्माण नहीं होता। इसमें जो है युग्मक नहीं बनते हैं। तीसरा पॉइंट है नया जीव पैतृक जीव के समान या समरूप होता है। मतलब इससे जो नया जीव बनेगा अलैंगिक जनन से वो एकदम एज इट इज जो है अपने जनक के समान होगा, अपने पेरेंट्स के समान होगा। ओके। अगला पॉइंट है सतत गुणन के लिए यह एक बहुत ही उपयोगी माध्यम है। मतलब यदि बहुत अधिक संख्या में जीव उत्पन्न करने हैं तो अलैंगिक जनन बहुत ही कारगर विधि है। ओके। तो यह निम्न वर्ग के जीवों में अधिक पाया जाता है और जो जीव बहुत छोटे छोटे होते हैं उनमें अलैंगिक जनन की विधि
अधिक विकसित पाई जाती हैं। ओके, अब आता है हमारा लैंगिक जनन। ठीक है, जो लैंगिक जनन मनुष्य भी करता है, जैसे दो एकल जीव यानी नर और मादा मिलकर नया जीव उत्पन्न करते हैं। इस लैंगिक जनन में जो है एक नर होगा और एक मादा होगी, और ये दोनों मिलकर एक नए जीव का उत्पन्न करेंगे, एक नई संतान की उत्पत्ति करेंगे। दूसरा पॉइंट है नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं। इसमें नर युग्मक भी बनेगा, मेल गैमेट बनेगा और फीमेल गैमेट भी बनेगा। ओके, फिर है नया जीव आनुवांशिक रूप से पैतृक जीवों के तो समान होता है, परंतु एकदम समरूप नहीं होता। मतलब लैंगिक जनन से जो संतति उत्पन्न होती है वो अपने माता पिता के समान होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम समान हो जाएगी, एकदम उनके जैसे ही दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मनुष्य में जो है एक जो बच्चा पैदा होता है, वो बच्चा अपने माता पिता से एकदम समान नहीं होगा, उसमें कुछ विभिन्नताएं उत्पन्न होगी, जिससे वो अपने माता पिता से कुछ अलग दिखेगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट है प्रजाति में विभिन्नताएं उत्पन्न करने में सहायक होता है, और उस जाति में लैंगिक जनन जो है उस जाति में जो है विभिन्नताएं लाता है, परिवर्तन लाता है। ये उच्च वर्ग के जीवों में पाया जाता है, और जो सभी उच्च वर्ग के जो जीव हैं उनमें लैंगिक जनन की विधि पाई जाती है। अब अलैंगिक जनन की विधियाँ, कि किन किन विधियों से जो है अलैंगिक जनन होता है। तो पहली विधि है विखंडन। तो इस प्रक्रम में एक कोशिका दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती हैं। विखंडन में जो है ऐसे जीव जिनकी एक कोशिका जो है बहुत सारे कोशिकाओं में डिवाइड हो जाएगी और प्रत्येक कोशिका एक नए जीव का निर्माण करेगी, तो ये प्रक्रिया विखंडन कहलाएगी। ठीक है, तो विखंडन में सबसे पहला पॉइंट आता है द्विखंडन। द्विखंडन नाम से आपको पता चल जाना चाहिए। द्विखंडन मतलब एक जीव जो है दो कोशिकाओं में खंडित होकर प्रत्येक कोशिका एक नए जीव में निर्माण करेगी। ठीक है, इस प्रक्रिया को द्विखंडन कहेंगे, और इसका उदाहरण है अमीबा। ये देख सकते हैं आप, एक अमीबा है, जनक अमीबा। जनक अमीबा ने अपना थोड़ा केंद्रक फैलाया बीच में। ठीक है, फिर ये थोड़ी अलग हुई, फिर ये इस बीच में थोड़ी सी दरार रह गई, और बीच में वापस दरार टूटकर दो संतति का निर्माण हो गया। ये द्विखंडन की क्रिया है। फिर आता है बहुखंडन। नाम से ही पता चल रहा है बहु यानी बहुत सारे, खंडन यानी टुकड़े। कैसा जीव जो बहुत सारी कोशिकाओं में टूटकर नए जीवों का निर्माण करेगा, ये प्रक्रिया बहुखंडन कहलाएगी। ठीक है, इसका उदाहरण है प्लाज्मोडियम। याद रखने जो ये प्रक्रिया है, जो ये पॉइंट दे रखे हैं, इनको आपको याद रखने हैं, और उनके एग्जाम्पल भी आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, फिर है खंडन। खंडन मतलब टुकड़े। इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशी के जीव विकसित छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं, और ये टुकड़े वर्धीकर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि ऐसा जीव जो बहुकोशिकीय है लेकिन एकदम सरल प्रकार का है, ठीक है, तो उसमें उसकी कोशिकाओं के बहुत सारे छोटे छोटे खंड हो जाएंगे। ठीक है, और प्रत्येक खंड जो है एक नए जीव का निर्माण कर लेगा, जिसका उदाहरण है स्पायरोगायरा। अब स्पायरोगायरा क्या होता है, आपने जो है अपने तालाबों में, नदियों में बहुत सारे जो ऊपर पानी के ऊपर जो है एकदम हरे कलर का काई देखी होगी। ठीक है ना, हरे कलर का पूरा अपना तालाब हरे कलर से ढक जाता है। ठीक है ना, तो वो हरे कलर की जो काई है वो स्पायरोगायरा है। ठीक है, अलग अलग इनकी जातियाँ हैं जिसमें स्पायरोगायरा भी होती है। तो ये स्पायरोगायरा क्या करता है, अपने एक कोशिका से बहुत सारे टुकड़े करता है और बहुत सारी संतान उत्पन्न कर देता है। इसी कारण से जो है इतने बड़े समुद्र में भी जो है बहुत सारी काई जमा हो जाती है, उसका यही कारण है। तो स्पायरोगायरा देख सकते हैं आप, ये एक कोशिका से ये बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण होता है और नए जीव का निर्माण होगा। फिर आता है पुनरुद्भवन। इस प्रक्रम में किसी कारणवश जब कोई जीव कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा नए जीव में विकसित हो जाता है। पुनरुद्भवन में जो है किसी भी कारण से एक जीव जो होगा वो टुकड़ों में टूट जाएगा और प्रत्येक टुकड़ा जो है नए जीव में विकसित हो जाएगा। मतलब आमतौर पर क्या होता है, किसी जीव के यदि टुकड़े हो जाए तो वो जीव मर जाएगा, लेकिन पुनरुद्भवन
जो प्रक्रिया अपनाते हैं जीव, उनमें यदि उस जीव के टुकड़े हो जाते हैं तो भी वो जीव जो है अपना डबल रूप धारण कर लेता है, वो मरता नहीं है। ये देख सकते हैं आप, उदाहरण है इसका प्लेनेरिया और हाइड्रा। प्लेनेरिया को जो है 3 टुकड़ों में तोड़ा तो प्लेनेरिया मरा नहीं और इसके 3 जीव का निर्माण हो गया, ठीक है ना। फिर आता है हाइड्रा। हाइड्रा को 3 पार्ट में डिवाइड किया तो हाइड्रा के भी जो है 3 टुकड़े बन गए। अब आता है बीजाणु समासंग। बीजाणु समासंग, तो कुछ जीवों के तंतुओं के सिरे पर बीजाणु धानी बनती है, जिनमें बीजाणु होते हैं। बीजाणु गोल संरचनाएं होती है जो एक मोटी भित्ति से रक्षित होती हैं। अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर बीजाणु वृद्धि करने लगते हैं, ठीक है। तो कुछ जीव जो होते हैं उनके तंतु पर ये बीजाणु धानी लगी होती है, ये आपको दिख रही है ना गोल गोल, ये बीजाणु धानी है और इसमें जो है छोटे छोटे बीजाणु होते हैं। ये देख सकते हैं आप, बीजाणु है ये। तो बीजाणु होते हैं और इनकी भित्ति जो होती है, उनकी कवर जो होता है वो मोटा होता है और जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो ये बीजाणु जो है वृद्धि करके एक नए जीव का निर्माण कर देते हैं। कायिक प्रवर्धन, कुछ पौधों में नए पौधे का निर्माण उनके कायी भाग जैसे जड़, तना और पत्ती से होता है, इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिससे नए पौधे का निर्माण जो है उनके जड़, तना और पत्ती से हो जाता है, इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। और इसकी प्राकृतिक विधियाँ जो है, जड़ द्वारा जो है डहेलिया और शकरकंदी का निर्माण होता है। शकरकंदी जो है शकरकंदी का जो पौधा होगा उसमें से जड़ से जो है एक दूसरी शकरकंदी का निर्माण हो जाएगा। तने द्वारा जो है आलू और अदरक का निर्माण होता है और पत्तियों द्वारा ब्रायोफिल्म की पत्तियों की कोर पर कलिकाएं होती हैं जो विकसित होकर नया पौधा बनाती हैं। एक ब्रायोफिल्म यानी पत्थर चट्टा का एक पौधा होता है जिसकी पत्ती पर छोटे छोटे पौधे निर्मित हो जाते हैं और वो पत्ती जब जो है पेड़ से ज़मीन में मृदा में गिरती है तो वहाँ पर एक नया पौधे का निर्माण हो जाता है। तो ब्रायोफिल्म में जो है पत्तियों द्वारा जो है नए पौधे का निर्माण होता है। अब कृत्रिम विधियाँ देखते हैं तो रोपण है, जिसका एग्जाम्पल है आम, कर्तन यानी गुलाब और लेयरिंग यानी चमेली। ये कृत्रिम विधियाँ, मतलब इनको कृत्रिम रूप से जो है हम कहीं पे कृत्रिम तरीके से हम नए जीव के नए पौधे का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कर्तन यानी गुलाब, मतलब किसी पौधे की टहनी काट कर यदि हम ज़मीन में रोप दें और उसको अनुकूलित परिस्थितियाँ दे जैसा उसकी रिक्वायरमेंट हो तो वो पौधा एक विकसित हो जाएगा। अब उत्तक संवर्धन, तो इस विधि में शाखा के सिरे से कोशिकाएं लेकर उन्हें पोषक माध्यम में रखा जाता है। ये कोशिकाएं गुणन कर कोशिकाओं के गुच्छे, जिसे कैलस कहते हैं, में परिवर्तित हो जाती हैं। कैलस को हार्मोन माध्यम में रखा जाता है जहां उसमें विभेदन होकर नए पौधे का निर्माण होता है, जिसे फिर मिट्टी में रोपित कर देते हैं और एक नए प्लांट का निर्माण हो जाता है। उत्तक संवर्धन में क्या होता है कि किसी भी पौधे की शाखा से कोशिकाएं लेंगे और उनको एक पोषक माध्यम में रखेंगे जहाँ पर उसको बराबर पोषण मिलेगा, ठीक है। उस पोषण मिलेगा तब वो कोशिका क्या करेगी, बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण कर देगी, कोशिकाओं का समूह बना लेगी। तो समूह, कोशिकाओं के समूह को जो है हम कैलस बोलते हैं। अब उस कैलस को जो है हार्मोन माध्यम में रखेंगे, ठीक है, और हार्मोन माध्यम में रखेंगे तो वो जो कोशिकाएं होगी वो नए पौधों का निर्माण कर लेगी और उन पौधों को जो है हम मिट्टी में रोपेंगे तो उनसे जो है एक विकसित पौधे का निर्माण हो जाएगा। इसके उदाहरण हैं आर्किक और सजावटी पौधे। जो सजावट के रूप में पौधे प्रयुक्त किए जाते हैं उनका जो निर्माण है जो उत्तक संवर्धन से ही होता है। कायिक संवर्धन के लाभ, कि जो पौधे कायिक संवर्धन द्वारा निर्मित होते हैं उनके क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो बीज उत्पन्न न करने वाले पौधे, एग्जाम्पल है केला, केले में बीज नहीं होता है, गुलाब आदि के नए पौधे बना सकते हैं। ऐसे पौधे जिनमें बीज नहीं होते, ठीक है, तो उन्हें जो है हम कायिक संवर्धन से बना सकते हैं। नए पौधे आनुवंशिक रूप में जनक के समान होते हैं और कायिक संवर्धन से जो पौधे प्राप्त होते हैं वो अपने एकदम अपने जनक के समान होते हैं। बीज रहित फल उगाने में मदद मिलती है, ठीक है। जो फल बीजों का निर्माण नहीं होता उनका निर्माण, उन पौधों का निर्माण जो है हम कायिक संवर्धन से करते हैं।
पौधे उगाने का सस्ता और आसान तरीका है। कायिक संवर्धन जो है पौधों को ग्रो करने का बहुत ही आसान सा तरीका है। लैंगिक प्रजनन की बात करते हैं। अलैंगिक जनन की बात हमने कर ली, अब लैंगिक जनन आता है। तो लैंगिक जनन नर और मादा युग्मक के मिलने से होता है। जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिलेंगे तो एक नए युग्मनज का निर्माण होगा। ठीक है, तो लैंगिक जनन में नर युग्मक और मादा युग्मक बनना अति आवश्यक होता है। दूसरा पॉइंट है, नर और मादा युग्मक के मिलने के क्रम को निषेचन कहते हैं। जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिलते हैं, उनका संयोग होता है, तो इस प्रक्रिया को जो है निषेचन कहते हैं। संतति में विभिन्नता उत्पन्न होती है और लैंगिक जनन से जो संतति उत्पन्न होगी, जो संतान उत्पन्न होगी, वो उसमें कुछ नए परिवर्तन होंगे, उसमें कुछ नई विभिन्नताएं उत्पन्न होगी। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। अब पुष्पी पादप जो होते हैं वो किस टाइप से लैंगिक जनन करते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो फूल पौधे का जनन अंग है। यदि कोई पौधे जो है लैंगिक जनन की प्रक्रिया करते हैं तो उनमें लैंगिक जनन जो है वो फूल होगा। और फूल के मुख्य भाग जो है बाह्य दल, पंखुड़ी, स्त्री केसर और पुंकेसर होते हैं। स्त्री केसर जो है मादा जननांग का नाम है और पुंकेसर जो है नर जननांग का नाम है। ठीक है, अब आता है फूल के प्रकार कि फूल किस किस प्रकार के हो सकते हैं। तो फूल दो प्रकार के होते हैं, एक उभयलिंगी फूल और दूसरा एक लिंगी फूल। उभयलिंगी फूल वो होंगे जिसमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों पुष्प पर उपस्थित होंगे। एक लिंगी पुष्प में किस स्त्री केसर और पुंकेसर में से कोई एक जननांगी उपस्थित होता है तो वो एक लैंगी पुष्प होगा। उदाहरण के तौर पर पपीता और तरबूज है। पुष्प की संरचना की बात करें तो ये देख सकते हैं आप, ये वर्तिकाग्र हैं। ये जो आपको साइड वाले भाग दिख रहे हैं ये नर जनन अंग का भाग है और बीच वाला मादा जनन अंग का भाग है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये वर्तिकाग्र है, ये बीच वाली डंडी वर्तिका है और ये अंडाशय है जिसमें बीजांड का निर्माण होता है। और इसमें ये परागकोश है जिसमें परागकण निर्मित होते हैं। ठीक है, और ये बीच वाली डंडी तंतु है। बीज निर्माण की प्रक्रिया कि बीजों का निर्माण किस प्रकार होता है। तो पहला पॉइंट है, परागकोश में उत्पन्न परागकण हवा, पानी या जंतु द्वारा उसी फूल के वर्तिकाग्र या दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं। जो परागकोश में परागकण उत्पन्न होते हैं वो जो है हवा या पानी द्वारा जो है उड़ के कई दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर जाके गिरते हैं, तो वो प्रक्रिया परपरागण कहलाएगी। और किसी परागकोश से परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर गिरेगी तो वो स्वपरागण की प्रक्रिया कहलाएगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, परागकण से एक नलिका विकसित होती है जो वर्तिका से होते हुए बीजांड तक पहुंचती है। परागकण से एक नलिका निकलेगी और वो वर्तिका से होती हुई बीजांड तक पहुंचेगी। अंडाशय के अंदर नर और मादा युग्मक का निषेचन होता है और युग्मनज का निर्माण होगा। ये कहाँ पर होगा युग्मनज का निर्माण? तो वो होगा अंडाशय के अंदर। युग्मनज में विभाजन होकर भ्रूण का निर्माण होता है। बीजांड से कठोर आवरण विकसित होकर बीज में बदल जाता है। युग्मनज विभाजित होगा और भ्रूण का निर्माण करेगा और बीजांड से एक कठोर जो है कवर निर्माण होगा जो बीज में बदलेगा। अंडाशय फल में बदलेगा और फूल के अन्य भाग झड़ जाएंगे। फूल के जो पंखुड़ी वगैरह होंगे वो सब झड़ जाएंगे, गिर जाएंगे और अंडाशय जो होगा वो फल का निर्माण करेगा। ये देख सकते हैं आप, जो परागकण बाहर से आया था वो यहाँ पे वर्तिकाग्र पर आके बैठ गए हैं और उसमें से एक नली विकसित हुई है। ठीक है, जो वर्तिका से होते हुए जो है यहाँ पे आके अंडाशय में मिल गई है। ठीक है ना। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।